नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार में विकराल हो चुके बाढ़ की। जी हां, बिहार में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है और तो बाढ़ के बीच बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां नाव हादसे की वजह से हम आपको बता दें कि हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से यह हादसा हुआ है। नाव पर सवार थे 8 से 10 लोग। 2 लोगों के लापता होने की खबर मिल रही है। बाकी लोगों को ग्रामीणों ने निकाल लिया है। अस्पताल में सभी का फिलहाल इलाज चल रहा है। देर रात घर में पानी घुसने के बाद ऊंची जगह पर शरण लेने के लिए लोग जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। चकमहसी के नवापुर की घटना बताई जा रही है। तो भीषण हादसा समस्तीपुर में हुआ है। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, जिस बात का अंदेशा दरअसल जताया जा रहा था कि जिस तरह से लोग पानी वाले इलाकों से निकल रहे हैं, कभी भी कुछ हादसा हो सकता है, वही हुआ है समस्तीपुर में। अभी क्या कुछ अपडेट मिल रही है? मुकेश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही हो तो आपसे अपडेट जानना चाहूंगी। अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितने लोगों को बाहर निकाला जा चुका है? बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको अपडेट देते हैं। हाई टेंशन तार की चपेट में दरअसल नाव आ गई। ये पानी वाले इलाके से ये सभी लोग नाव के सहारे सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे थे। 2 लोगों के फिलहाल लापता होने की खबर मिल रही है। उन्हें बाहर निकाला जा सका है नहीं, ये जानने की कोशिश जारी है। तो दरअसल इसी बात की आशंका बनी हुई थी। जिस तरीके से अलग अलग तरीकों से लोग निकल रहे हैं बाढ़ पीड़ित इलाकों से, कभी भी हादसा हो सकता है और यही हुआ है समस्तीपुर में। चलिए अब दरभंगा की बात करते हैं। दरभंगा में बाढ़ के पानी ने लोगों को बेहाल कर रखा है, लेकिन केवटी के पथरा में प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद एक स्कूल लोगों के लिए शरण स्थली बना हुआ है। पशुओं से लेकर आम लोग तक इस स्कूल में शरण लिए हुए हैं। स्कूल में कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, जिसमें आसपास के लोग खाना खाते हैं। कम्युनिटी किचन का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। फिलहाल हम दरभंगा के पथरा इलाके में हैं, जो केवटी प्रखंड में पड़ता है। और परिस्थितियां क्या है यहाँ पर थोड़ी एक झलक देखिए। चारों तरफ बाढ़ का पानी है, ये सारी गतिविधियां ठप हैं। और ये एक स्कूल की तस्वीर है, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ पशु जो है वो बंधे पड़े हैं। अगर कैमरा पर्सन मनोज दिखा पाए, यहाँ पर किस कदर लोग रहने को विवश हैं। और विषम परिस्थितियों में ही कम्युनिटी किचन भी चलाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से ये लोगों के लिए कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। और लोग जो हैं, बच्चे हैं, गार्जियन हैं, सभी एक साथ बैठकर थोड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर यहाँ पर कम्युनिटी किचन में लोग खा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से चावल, दाल और सब्जी की व्यवस्था की गई है। अगर मनोज दिखा पाए कि किस कदर यहाँ पर व्यवस्था है। एक यहाँ पर क्या क्या मिलता है खाने में आपको? दाल, भात, सब्जी। कितने दिनों से खा रहे हैं आप? आज से 9 दिन हो गया। 9 दिन हो गया। दोनों टाइम मिलता है? तो दोनों टाइम और क्या क्या बनता है यहाँ? दिन में दाल, भात, सब्जी, शाम में खिचड़ी चोखा। खिचड़ी चोखा। खाना कैसा होता है? ठीक है। पूरे परिवार के लोग खाते हैं? अब सब जितना आता है सब खा लेता है। सब लोग खा लेते हैं। खाना में कोई शिकायत भी है? नहीं शिकायत। जीवा साहब बता रहे हैं कि दोनों टाइम भोजन मिल रहा है। और पिछले कई दिनों से, 9 दिनों से ये बता रहे हैं कि सिलसिला जारी है। परिस्थितियां प्रतिकूल है, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहा है। और छोटे छोटे बच्चे भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर। और ये सब्जी की क्वालिटी है, आप देखिए सब्जी है। ये सब्जी में आलू है, कद्दू है। और भरसक कोशिश की गई है कि पौष्टिक जो भोजन है वो लोगों। आप बनाती हैं खाना यहाँ? हाँ सर। खाना में शुद्धता का कितना ख्याल रखती हैं? बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। साफ सफाई? सब सफाई सर, सब सफाई रखते हैं सर। दोनों टाइम आप कितने लोगों को खिला पाती हैं? सर बहुत लोग खाते हैं, जितना आता है सब खा लेते हैं। सब लोग खाते हैं? सब लोग खाते हैं। लोग घर भी ले जाते हैं? हाँ, घरों भी वो पारस ले लेता है सर। जो गरीब दुखिया है तो सर पारस ले लेते हैं। खाना को लेकर कोई शिकायत है आप लोगों को? खाना बढ़िया मिलता है? आकर खाती हैं आप लोग यहाँ पे? तो ये लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो कह रहे हैं कि प्रशासन ने जो व्यवस्था की है वो बिल्कुल बेहतरीन है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18
दरभंगा। तो दरभंगा के केवटी में अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों की भूख मिटाने की कोशिश की जा रही है, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। पूर्वी चंपारण की बात करें, पूर्वी चंपारण में NH 28 पर चौथे दिन भी आवागमन जो है शुरू नहीं हो सका है। यहां पर गंडक नदी पर डुमरिया घाट पुल के पास अर्धनिर्मित पुल के मुहाने पर भीषण कटाव हो रहा है। हालांकि NHAI के अधिकारियों की निगरानी में मरम्मत का काम जारी है, साथ ही डीएम भी मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। डीएम ने बताया कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर बन रहे पुल का अप्रोच रोड गंडक नदी के कटाव की वजह से धंस गया था, जिससे मुख्य पुल को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में NH 28 पर गाड़ियों का परिचालन रोक दिया गया है। हालांकि उन्होंने जल्द ही आवागमन शुरू होने का दावा भी किया है। गया है, मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द NHAI के लोग अभी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे वर्क और फिर से ये आवागमन शुरू होगा। तत्काल जो है बड़ी वाहनों को एवं छोटी वाहनों को यहाँ पे आवागमन रोक दिया गया है प्रशासनिक तौर पे, जब तक इनका काम पूर्ण नहीं होगा। वहीं कटिहार में बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, कई प्रखंडों के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रौतारा चापी नदी की धार में लोग छोटे से नाव पर जान की बाजी लगाकर सफर करने को मजबूर हैं। बाढ़ के पानी के खतरे के बीच बच्चे भी नदी की धार में तैराकी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब छोटी छोटी जुगाड़ की नाव का ही सहारा रह गया, क्योंकि बहुत जगह से ये शिकायतें मिल रही हैं। प्रशासन से मदद की मांग की गई है, लेकिन मदद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। पटना की बात करते हैं। पटना में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन यहां भी निचले इलाकों में रहने वाले लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हुए हैं। पटना के कृष्णा घाट का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। की कई नदियों में बढ़े हुए जल स्तर के कारण बाढ़ की स्थिति है, और अगर गंगा की बात करें तो गंगा का भी जल स्तर जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। हालांकि खतरे के निशान से जो थोड़ा कम है, लेकिन एक नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। अभी हम पटना के कृष्णा घाट पे हैं, और अगर कृष्णा घाट पे अगर नदी की गंगा की बात करें तो एक नज़ारा ज़रा देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे अस्थायी रूप से लोगों को बैठने की जगह होती थी, जहाँ पे लोग आते थे घूमने के लिए। यहाँ पे अगर गंगा के किनारे तो फैमिली के साथ यहाँ पे बैठते थे, लेकिन देखिए वो पूरी की पूरी जो है वो एक ढंग से जलमग्न है। तो ज़रा समझा जा सकता है कि पानी का जो लेवल है वो कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यहाँ पे जो घाट पे बनी हुई जो सीढ़ियाँ हैं वो पूरी तरह से इनमें डूब चुकी हैं, और लगातार जो है वो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ा है। हालांकि अभी भी ये खतरे के निशान से थोड़ा कम ज़रूर है, लेकिन हिदायत लगातार जो है वो बरतने की ज़रूरत है। 4-5 फीट और ऊपर आ गया तो मतलब कि जो हम लोग टहलने आते हैं उसमें भी आने में मैंने घर से हिदायत मिलती है। तो अभी कुछ बैलेंस में है, लेकिन 4-5 फीट और अगर आता है तो दिक्कत हो जाएगी टहलने वालों को। ये गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से निश्चित रूप से कम है, लेकिन काफ़ी बढ़ा हुआ है, और लोगों को भी इस बात से लग रहा है कि जिस ढंग से मौसम की लगातार जानकारी दी जा रही है कि आने वाले 2 दिनों में तेज बारिश होगी, उसके बाद अगर जल स्तर और बढ़ता है तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो अगर बारिश होती रही तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। उधर गोपालगंज के बरौली में सारण बांध टूटने से बाढ़ के पानी ने भीषण तबाही मचाई है। न्यूज 18 की टीम बरौली के देवापुर के सारण बांध पहुंची, जहां आज से 6 दिन पहले बांध टूटा था। आपको बता दें कि सारण बांध के टूटने से पहले रिंग बांध ध्वस्त हुआ था, और रात को सारण बांध पर बना स्यूलिस गेट तेज आवाज के साथ ध्वस्त हो गया था। बांध के टूटने के साथ ही गंडक के पानी ने बरौली के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों की माने तो सबसे ज्यादा तबाही देवापुर इलाके में हुई। फूस की झोपड़ी तो छोड़िए, पक्के मकान तक यहां पर ध्वस्त हो गए। कई विशाल पेड़ माचिस के तिनके की तरह धराशायी होकर गिर पड़े। ग्राउंड जीरो का जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। जहाँ पर कि सारण बांध टूटा है और करीब 200 फीट ये दायरा हो गया है नदी का, जो बांध टूटा है वहाँ पर। हालांकि अभी राहत की बात है कि गंडक का जो जल स्तर है उसमें लगातार कमी आई है, जिसकी वजह से जो गंडक का जो फ्लो है वो गांव की तरफ अब थोड़ा स्थिर हो गया है। नए इलाकों में पानी लगातार फैल रहा है, और देखेंगे कि बाढ़ की जो त्रासदी है उसका हम आपको कुछ यहाँ पर देखेंगे, वो किस तरह से जो विशाल पेड़ है पीपल का, बरगद का, वो सारे पेड़ यहाँ धराशायी हो गए हैं। कितना तेज धारा रहा होगा जब यहाँ पर
घटना हुई होगी और ये बांध टूटा होगा। यहाँ पर हमारे साथ एक ग्रामीण है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर जो है जब बांध टूटा था क्या हुआ था। अब बताइए ये बांध कब टूटा और कैसे क्या हुआ था? ये बांध सर लगभग 2 बजे से जो छरकी है नदी का, उससे पानी ऊपर से ओवरफ्लो करने लगा। ठेकेदार वगैरह ये लोग लगा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। छरकी टूट जाने के बाद यहाँ मलंग बाबा बोला जाता है, और यहाँ अंग्रेज़ों का बनाया एक स्लुइस गेट था सारण तटबंध में, उसको उसके नीचे से पानी लीक करके और उस गेट को ही उलाट दिया, और यहाँ पीपल ओपल का जो पेड़ था सबको उखाड़ के लगभग 200 मीटर डिस्टेंस पे फेंक दिया, और पानी बिल्कुल हम लोगों के घर की तरफ, इसका धार लगभग 48 घंटा तक तो डायरेक्ट हम लोगों के घर की तरफ धार था। 48 घंटा के बाद पानी थोड़ा बटने लगा तो धार थोड़ा कम हुआ। अभी लगभग 1 फीट पानी डाउन हुआ है। देखिए ये ग्रामीण आप देखेंगे कि जो बांध टूटा है, बांध के ठीक सामने आप देखेंगे वो घर दिखाई दे रहा है। वो सारे घर गंडक की इस धारा में समा गए हैं, और बताते हैं लोग कि करीब 10 से 12 फीट पानी जो है इनके घरों में जमा है। और कब तक जो गंडक की जो ये धारा है और जो जल स्तर है वो कम होगा और कब इन्हें बाढ़ से राहत मिलेगी, अभी इसके जो है कयास लगाने मुश्किल हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो सारण बांध ने भारी तबाही मचाई है गोपालगंज में। दरभंगा की बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें, दरभंगा से ये बड़ी खबर, सड़क हादसा यहां पर हुआ है। हादसे में 2 बाढ़ विस्थापितों की मौत की खबर है। बाढ़ पीड़ित पति पत्नी को गाड़ी ने रौंद डाला है। सड़क किनारे विस्थापित परिवार रह रहा था। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। दरभंगा जयनगर मार्ग पर कोयला स्थान के पास यह हादसा हुआ है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा में सड़क हादसा हुआ है। बाढ़ प्रभावितों को गाड़ी ने रौंद डाला है। दरअसल सड़क पर ये लोग रह रहे थे और इसी दौरान गाड़ी ने इन दोनों को, पति पत्नी थे, इनको रौंद डाला है। दोनों की मौत हो गई है। गुस्साए लोगों ने यहाँ पर सड़क जाम कर दिया है। दरभंगा जयनगर मार्ग पर कोयला स्थान के पास यह हादसा हुआ है। तो बाढ़ प्रभावित किसी तरह से सड़क पर जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, और यहां पर भी वो किस तरह से रह रहे हैं आप देख सकते हैं। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आरा की बात करते हैं, जहां आरा मोहनिया नेशनल हाईवे पर बाइक हादसे में युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। हादसे में घायल युवक को जगदीशपुर अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसका कोई इलाज नहीं हो सका। इससे नाराज लोगों ने अस्पताल के गेट पर तोड़फोड़ की। हालत को बिगड़ता हुआ देखकर उसे आरा सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज में देरी से उसकी जान नहीं बच सकी। मृतक जगदीशपुर के पिलापुर का रहने वाला था और घटना के वक्त अपने दोस्त के साथ गांव की ओर लौट रहा था। हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे विधायक ने लोगों को शांत करवाया। साथ ही मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता राशि दिलवाई। एम्बुलेंस ले दिया तो लड़का नहीं ले गया मोटरसाइकिल से। सबके पास साधने हैं, सबके पास गाड़ी है। लड़का किसको गलती मानता है? देखिए टोटल हॉस्पिटल के प्रशासन की गलती है, डॉक्टरों की गलती है। अपने तो से क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी हम सीएम से बात करते हैं। इसको चाहिए था कि एम्बुलेंस दे दें। और बाढ़ की मुश्किल के साथ साथ बिहार कोरोना से भी जूझ रहा है। बिहार में अगर कोरोना के मरीजों की तादाद की बात करें तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब 41,000 के पार पहुंच चुकी है। 41,111 तक ये पहुंच गई है। वहीं इलाज के बाद 27,844 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 13,011 है। वहीं अब तक 255 मरीजों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 14,236 सैंपल की जांच की गई है। और कोरोना वायरस को लेकर अच्छी खबर भी सामने आ रही है। अच्छी खबर है पटना से। कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन के परीक्षण के पहले चरण के परिणाम उत्साह बढ़ाने वाले रहे हैं। जिन लोगों को वैक्सीन दी गई थी उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। अब 29 जुलाई को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। दूसरी डोज के लिए
कुल 40 लोगों का चयन हुआ है। इन लोगों को वैक्सीन का डोज देने के पहले एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो इस साल नवंबर में स्वदेशी वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। पटना एम्स में 15 जुलाई को जिस व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 5 मिलीग्राम दी गई थी, उसे 29 जुलाई को दूसरी और 12 अगस्त को तीसरी डोज दी जाएगी। चौथी डोज 26 अगस्त को और पांचवी 24 अक्टूबर को दी जाएगी। सभी डोज के पहले एंटीबॉडी की जांच की जाती है। डोज देने के 52 दिनों के बाद एंटीबॉडी की जांच होगी। अंतिम जांच 194 दिन बाद की जाएगी। सभी चीजें अगर सफल रही, अच्छे तरीके से हुई, तो बहुत जल्द कोरोना का इलाज करने में हम सफल हो पाएंगे। कोरोना को वैक्सीन को लेकर के चल रहे परीक्षण को लेकर लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एम्स द्वारा किया गया परीक्षण पहले चरण में पूरी तरह से सफल रहा है। आपको बता दूं कि एम्स ने पहले चरण में 40 लोगों पर ये डोज दिया था कोवैक्सीन का, और एम्स के जानकारी के मुताबिक 40 लोगों पर पहला चरण का जो है वो पूरी तरह से सफल रहा है। एम्स ने अपील की थी लोगों से कि आकर के रजिस्ट्रेशन करवाएं और जिन पर कोवैक्सीन का जो है परीक्षण किया जाए। 40 ऐसे लोग सामने आए थे और 40 लोगों पर पहला डोज दिया गया था, और एम्स के जानकारी के मुताबिक पहले चरण का जो वैक्सीन का जो रिजल्ट आया है वो पूरी तरह से सफल रहा है। अब अगला जो डोज है उन 40 लोगों को इस वैक्सीन का वो 28 जुलाई यानी कल से दिया जाएगा, और हर 14 दिन के बाद अगर ये चरण सफल रहता है तो हर 14 दिन के बाद अगले फेज़ का जो है वो कोवैक्सीन का डोज दिया जाएगा। एम्स के मुताबिक जितने भी वैक्सीन के चरण दिए जाएंगे उससे पहले लोगों के एंटीबॉडी जांचे जाएंगे कि उस पर परीक्षण कैसा होता है, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पाई है किसी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो ये लोगों के लिए एक खुशखबरी भरी बात है, और अगर परीक्षण ऐसे ही चलता रहा और सफल होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना को लेकर के वैक्सीन भी हमारे बीच होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों पटना एम्स के परीक्षण उत्साह बढ़ाने वाले हैं। वैक्सीन का दरअसल मानव शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है भी। पहले चरण के मानव परीक्षण के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। प्रथम चरण के ट्रायल में पटना एम्स देश भर में सबसे आगे है। पटना एम्स में 40 लोगों को टीके का पहला डोज लगाया गया। 3 लोगों को इंजेक्शन का दर्द हुआ था, लेकिन बाकी लोगों को कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी तक सब कुछ सही रहा है, और उम्मीद यही की जा रही है कि आगे जिस तरह से पहला फेज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है उसी तरह से बाकी फेज कंप्लीट होंगे, और संभवतः अक्टूबर नवंबर तक पूरी तरह से टीका जो है सफल हो जाए तो कोरोना का इलाज हम कर पाएंगे। इधर नवादा की खबर की बात करते हैं। यहाँ सदर अस्पताल में कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधा अभी तक नहीं है। फिलहाल कोरोना के मरीजों का इलाज कोरोना सेंटर में होता है, लेकिन अगर स्थिति गंभीर हो तो उसे मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता है। अब तक आईसीयू की सेवा पूरी तरह शुरू नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 4 वेंटिलेटर भेजे गए, लेकिन अभी तक उनका इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया है। हालांकि रजौली अनुमंडलीय अस्पताल में जरूर वेंटिलेटर युक्त 10 बेड हैं जहां पर मरीजों का इलाज होता है। 10 बेड का आइसोलेशन सेंटर यहाँ भी है, लेकिन ये पीडियाट्रिक्स में है, एसएनसीयू में। और अभी नए 4 वेंटिलेटर्स आए हुए हैं, कल ही आया है, और उसकी स्टॉक एंट्री हो जाने के बाद जो है हम लोग यहाँ वार्ड में शिफ्ट करेंगे उसको। आईसीयू की व्यवस्था सर? अभी आईसीयू की व्यवस्था तो यहाँ पर है एसएनसीयू में। जनरल लोगों के लिए? जनरल लोगों के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, उसके लिए सारी व्यवस्था रजौली में है। और बड़ी खबर आपको दें, सुशांत सुसाइड केस मामले से जुड़ी हुई। सुशांत सुसाइड केस मामले में आज धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता से पूछताछ होनी है। अपूर्वा को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं इस बीच अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। अपनी मांग को लेकर उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को चिट्ठी लिखी है। गृह मंत्री को सौंपे अपने पत्र में पार्थ ने लिखा है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की असामयिक मृत्यु से पूरे देश में शोक की लहर है। सुशांत की मौत उन भारतीय युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की मौत को दर्शाती है जो इन्हें पूरा करने के लिए मुंबई आए थे।
मुझे कई ईमेल, संदेश और फोन कॉल आए हैं जिसमें बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के युवा शामिल हैं। मैं समझता हूं कि इस देश का युवा तार्किक और निष्पक्ष है, इसलिए अपने देश के युवाओं की आवाज पर आपसे इस संबंध में सीबीआई को जांच सौंपने का आग्रह करता हूं। तो ये अजीत पवार की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच करवाई जाए। और अब आपको दिखाते हैं हाईवे पर वसूली करने वाले हाथी को। छपरा के मशरक में एक हाथी हाईवे पर दिन भर खड़ा रहता है और आने जाने वाले गाड़ियों के चालकों से नजराना लेता है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में हाथी के मालिक की माली हालत खराब हो गई है। उसके बाद उसने अपने और हाथी के गुजर बसर करने का नायाब तरीका ढूंढ निकाला। हाथी का मालिक अपने हाथी के साथ रोज सड़क पर इसी तरह खड़ा हो जाता है और गाड़ी के ड्राइवर से नजराना वसूलता है। इलाके में इस हाथी की खूब चर्चा हो रही है। कहाँ से आवत रहे तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन है और लॉकडाउन ने सभी को परेशान कर रखा है। सभी की माली हालत दरअसल खराब हो रखी है। अब ऐसे में हाथी वसूली कर रहा है। इधर लॉकडाउन के बावजूद चोरी छिपे दुकान खोलने वालों पर मुजफ्फरपुर पुलिस सख्ती दिखा रही है। मेन रोड में तो पुलिस की गश्ती से दुकानें बंद रहती हैं, लेकिन गलियों में दुकानदार नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस ने कल लाठियां चटकाई। पुलिस ने ये अभियान मोतीझील इलाके में चलाया। इस दौरान कई दुकानदार दुकान छोड़कर भाग निकले तो कई दुकान के भीतर छिप गए। सभी की पुलिस ने जमकर खबर ली। पालन कराया गया है और सख्ती से पालन कराया गया है, क्योंकि ये लोग का बराबर क्या है कि सभी दुकानें खोल कर बैठे हुए थे। मोबाइल दुकान अप्सरा मार्केट में, इसको बंद कराया गया है। जनता से पुनः यही अपील करना चाहेंगे कि लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना जैसी वायरस भयावह स्थिति उत्पन्न कर चुकी है। जब तक आप खुद को नहीं बचाएंगे, दूसरे को भी नहीं बचा पाएंगे। तो नियम ना तोड़ें। लॉकडाउन के लिए जो नियम बनाए गए हैं आपके लिए, हमारे भले के लिए बनाए गए हैं। प्रशासन को सहयोग करें। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।